Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, our first topic of discussion is budgeting for a gender inclusive विकसित भारत। तो अब हम जो डेवलप्ड इंडिया का विजन देखते हैं उसके लिए अब यूनियन बजट 2025-26 में इंक्लूसिव डेवलपमेंट और बैलेंस ग्रोथ पे भी फोकस किया गया है। 4 की ग्रुप्स देखे गए हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया गया है, वो है पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमेन। तो गवर्नमेंट का विजन क्या है कि हम ज़ीरो पावर्टी लाएं, यूनिवर्सल क्वालिटी एक मिले स्कूल एजुकेशन में, 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, फिर 70% वुमेन एटलीस्ट हों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड इंडिया एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फिर जेंडर बजट एलोकेशन, तो जेंडर बजट जो है वो 8.8% तक इंक्रीज़ किया गया है। टोटल बजट में से अब 8.8% है। हाईएस्ट एलोकेशन 2 डिकेड्स में अभी हुई है, 4.49 लाख करोड़ अक्रॉस 49 मिनिस्ट्रीज। जो 12 न्यू मिनिस्ट्रीज ने अब अडॉप्ट की है जेंडर बजटिंग कि उन्होंने हर एक बजट में हर हर मतलब इन 12 मिनिस्ट्रीज ने अपने बजट के अंदर भी चेक किया कि कैसे वो जेंडर बजटिंग कर सकें, वुमेन को भी इक्वली सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट वी हैव इज़ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो वो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 33% से 42% हुई है। ग्लोबल एवरेज 47% है। मेन का पार्टिसिपेशन अभी भी 79% है। हमारा टारगेट है 70% लाना बाय 2047, जिसके लिए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी स्किलिंग में, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आने के लिए, एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड सोशल सिक्योरिटी। देन की स्कीम्स सपोर्टिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं अब जो वुमेन पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? तो सबसे पहले तो बजट का इंक्रीज़ करना, फिर 52% बजट जो है वो वुमेन और गर्ल्स के लिए है, जो मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए सेट असाइड किया गया है उसमें से 52%। जो मेजर स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, then Manrega's Day, NRLM, PM Vishwakarma, Krishnamati Yojana. Then key schemes supporting women participation. Now specifically to women are PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, first time entrepreneur scheme, sustainable livelihood for urban workers, centers of excellence for Make in India. Then focus on gig workers. तो gig workers basically जो भी informal सेक्टर में काम करते हैं, तो 90% ऑफ वुमेन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। गवर्नमेंट को या तो आइडेंटिटी कार्ड्स और इनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए ई श्रम पोर्टल में। फिर हेल्प्स वुमेन गेन फॉर्मल आइडेंटिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो गिग वर्कर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, पर लेकिन चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं, जैसे लो वेजेस हैं, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मैटर्निटी बेनिफिट्स नहीं है, तो स्ट्रॉन्गर लेबर कोड्स और सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। वुमेन इन एआई एंड डिजिटल इकोनॉमी, तो 600 करोड़ का जो जेंडर बजट है वो एआई मिशन के अंडर रखा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एआई फॉर एजुकेशन, ताकि डिजिटल स्किल्स इंप्रूव कर सके वुमेन के। इन्वेस्टमेंट इन एआई, डिजिटल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग इज क्रूशियल। वुमेन्स इकोनॉमिक रोल्स इन एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, तो 20.5% जो एमएसएमईज है वो वुमेन ओन्ड है, जिसमें 27 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन एक्सेस फॉर वुमेन फार्मर्स, tracking gender disaggregated data will improve effectiveness of the schemes. Then unlocking finance for women entrepreneurs through collateral free loans, alternative credit scoring, financial literacy programs. Women's economic roles in agriculture and business में Bain and Google estimate तो 30 million additional women-led businesses could create 150 to 170 million jobs। तो हमें करना चाहिए वुमेन को और ज़्यादा सपोर्ट। पार्ट टू अचीविंग 70% वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बाय 2047, तो सस्टेन्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग करना, फिर सोशल प्रोटेक्शन और लेबर मार्केट रिफॉर्म्स लाना। नेक्स्ट वी हैव इज कंक्लूजन। तो बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहा है वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, और वुमेन की ड्राइवर्स रहेंगी इंडियन ग्रोथ के लिए, और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जो है वो असेंशियल है हमारे एम्बिशियस टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशंस ऑफ द एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इस फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है
ताकि यूएस अपना डोमिनेंस एआई टेक्नोलॉजी में मेंटेन कर सके, इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी बैलेंस कर सके, देन प्रिवेंट यूएस एडवर्सरीज लाइक चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया फ्रॉम एक्सेसिंग एडवांस्ड एआई, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड एआई सप्लाई चेन। तो यूएस controls AI chips, chip making tools and closed AI model weights to regulate AI technology। फिर कंट्री जो है वो 3 टायर्स में डिवाइडेड है। टीयर 1 में यूएस के एलाइज आते हैं जिनको फुल एक्सेस है एआई टेक्नोलॉजी का। टीयर 3 में एडवर्सरीज जैसे कि चाइना, रशिया आते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब दिया ही नहीं जाएगा ऑलमोस्ट उनको। टीयर 2 में आते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडिया, जिनके पास लिमिटेड एक्सेस होगी ऑन स्ट्रिक्ट कंडीशंस। Then strategic impact on AI development framework ensures that frontier AI models will only be developed within the US and close allies. US companies will face barriers in building large-scale AI capabilities abroad. Potential consequences क्या रहेंगे कि US allies जो हैं वो independent AI ecosystems develop कर पाएंगे to avoid reliance on US. Then AI innovation may become fragmented globally, reducing American dominance over time. नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, तो इंडिया को भी टीयर 2 में रखा गया है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। उससे हमारे पास क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हो सकते हैं बाय अमेरिकन एआई फर्म्स। फिर रिस्क ऑफ ब्रेन ड्रेन एज इंडियन एआई टैलेंट मे रिलोकेट टू कंट्रीज विद बेटर अपॉर्चुनिटीज। फिर पॉलिसी कंट्राडिक्ट करता है इंडिया यूएस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, और इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटीज और सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन को सब में इग्नोर कर रहा है। थैंक यू।